हेलो फ्रेंड्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चुनाव सुधार यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता सदा से ही महसूस होती रही है, जिस कारण से समय समय पर कई समितियों का गठन हुआ है और उन समितियों ने चुनाव सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनके परिणाम स्वरूप चुनावी प्रक्रिया में कई सुधार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चुनाव सुधार से संबंधित जिन भी समितियों का गठन हुआ था उनकी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी चुनाव सुधार भारतीय चुनाव प्रणाली में हुए हैं उनको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो पहला है 1996 के पहले के चुनाव सुधार, दूसरा है कि 1996 का चुनाव सुधार, तीसरा है 1996 के बाद चुनाव सुधार और चौथा है 2010 से अब तक के चुनाव सुधार। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं 1996 के पहले चुनाव सुधार कौन कौन से हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें शामिल है वोट देने की आयु घटाना, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। भारत में 1988 से पहले वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु संसद ने 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसके तहत प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक वोट दे सकता है। मतलब वोट देने की आयु को घटा दिया, पहले 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष। इसके बाद चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। 1988 में ये तय किया गया कि चुनाव आयोग का कार्य कोई भी कर्मचारी कर रहा है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कर्मचारियों को चुनाव के समय, जैसे कि टीचर हो गए, विश्वविद्यालय के टीचर, प्रोफेसर्स वगैरह हो गए, तो उनको कई बार चुनाव आयोग से संबंधित कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो 1988 में ये प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो कि चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है तो उसकी प्रतिनियुक्ति चुनाव आयोग में मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण उस कर्मचारी के ऊपर है और वो कर्मचारी पूरी तरह चुनाव आयोग में नियुक्त है। ऐसे में अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर पाता, जैसे कि अगर किसी टीचर को चुनाव आयोग से संबंधित कोई कार्य सौंप दिया गया है, तो भाई वो स्कूल कहाँ जा पाएगा। तो ऐसे में टीचर की हेल्प की जाएगी और उसे स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। इसके साथ ही प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की गई। अब राज्यसभा और जो राज्यों की विधान परिषद होती हैं, उनके चुनावों के लिए अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो उसकी प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि आपको कुछ लोगों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती है कि कुछ लोग आपके साथ हैं, मतलब कि कुछ लोगों का आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ, ये चुनाव जीत सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन का प्रयोग बढ़ा। 1989 में चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि अब से चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इसी आधार पर 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इनका प्रयोग हुआ। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ईवीएम का प्रयोग भारत में 1982 में भी हुआ था। उत्तर पारावूर जो कि केरल में है, यहाँ पर उपचुनाव होने थे, तो उस समय ईवीएम का प्रयोग भारत में हुआ था। इसके बाद बूथ कब्जा से संबंधित सुधार किए गए। क्या होता था, कई बार बूथों पर कब्जा कर लिया जाता था और जहां पर मतगणना हो रही होती थी वहां पर भी कब्जा कर लिया जाता था। इसे भी बूथ कब्जा माना जाता था। इसके अतिरिक्त जहां पर चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां पर व्यक्तियों को कोई डराता है कि आप मेरी ही पार्टी को वोट दीजिए, तो ये भी बूथ कब्जा माना जाता था। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को धमकाया जाता था कि वो वोट ही ना देने जाएं, मतदान करने से रोका जाता था। तो ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि ये सभी प्रक्रियाएं बूथ कब्जे में शामिल हैं और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और एक निर्धारित समय अवधि में दोबारा से वहाँ पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव तब आया जब मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करना शुरू किया। 1993 में चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया और 1993 से ही मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कराने शुरू कर दिए। क्योंकि प्रत्येक वर्ष कई नागरिक 18 वर्ष के हो जाते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें पहचान पत्र में मतदाता का फ़ोटो भी होता था, तो इससे काफ़ी हेल्प होती थी। इससे जो इलीगल चुनाव हो जाते थे, एक ही व्यक्ति दो दो बार चुनाव देने चला जाता था, उस पर रोक लगी। 1990 में वीपी सिंह की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी और उस समय कानून मंत्री थे दिनेश गोस्वामी, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी,
परंतु इसके ज़्यादातर सुझावों को 1996 में लागू किया गया। इसीलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1996 के चुनाव सुधार। तो इसमें पहला चुनाव सुधार यहाँ पे ये है कि उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। इसमें होता ये था कि जो उम्मीदवार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का होता था उसका नाम पहले वर्ग में होता था। इसके बाद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त उम्मीदवार का नाम होता था। इसके बाद जो निर्दलीय उम्मीदवार होता था उसका नाम लास्ट वर्ग में होता था। तो उम्मीदवारों के नामों को अब सूचीबद्ध किया जाने लगा लाइन वाइज। पहले मान्यता प्राप्त, फिर पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड है परंतु उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो निर्दलीय, जो कि अकेला उम्मीदवार लड़ रहा है, अकेला व्यक्ति। इसके बाद एक चुनाव सुधार ये हुआ कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित किया जाने लगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय गौरव जैसे कि राष्ट्रीय झंडे, भारत के संविधान या भारत के राष्ट्रगान का अपमान करता है वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रावधान को 1971 में बनाया गया था, हालांकि 1996 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसके साथ एक चुनाव सुधार ये भी हुआ कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। जिस भी इलाके में चुनाव होने हैं उससे चुनाव होने से 48 घंटे पहले शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा और अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो उस पर 6 महीने तक की उसे सज़ा हो सकती है और 2000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। या तो इनमें से एक हो सकता है या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर। इसके साथ ही प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की गई। ये जो प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि है वो लोकसभा और विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है, उनकी चुनावों के लिए। इसमें ये प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार है उसे एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, मतलब एक व्यक्ति का हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जो व्यक्ति मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नहीं है उसे 10 लोगों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी जो कि मतदाता सूची में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, प्रस्तावकों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि लोग आप पर विश्वास दिखा रहे हैं या नहीं ये चुनाव आयोग को पता चल सके। इसके साथ ही उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं, ये भी एक चुनाव सुधार किया गया। पहले क्या होता था कि उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द कर दिया जाता था, परंतु चुनाव सुधार ये हुआ 1996 के बाद कि अब उम्मीदवार की अगर मृत्यु होती है तो चुनाव सुधार रद्द नहीं होंगे। और अगर जिस उम्मीदवार की मृत्यु हुई है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी इनका उम्मीदवार है तो उसे 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप नया उम्मीदवार ला सकते हो 7 दिन के अंदर, अदरवाइज चुनाव रद्द नहीं होंगे। इसके साथ ही उपचुनाव से संबंधित भी सुधार किए गए। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी सीट, संसद की कोई भी सीट अगर खाली रहती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी हैं, मतलब उपचुनाव होंगे। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया, अगर मान लो 5 साल का कार्यकाल होता है एक सीट का और 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और कुछ 2-4 महीने का और भी पूरा हो गया, मतलब अगर 1 साल से कम का कार्यकाल बचा है किसी सीट के लिए तो उसके लिए उपचुनाव नहीं होंगे। एक अन्य सुधार ये किया गया कि मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया। मतलब ऐसा कहा गया कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन सभी कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी और उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो, जो रोज ही पैसा कमाते हों। हाँ, यहाँ पर एक छूट थी, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में डॉक्टरों की आवश्यकता होती है तो अगर उन्हें छुट्टियाँ नहीं भी मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के ना होने से कई नुकसान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चुनाव सुधार ये भी था कि 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त एक चुनाव सुधार ये हुआ कि मतदान केंद्रों के आसपास हथियारों पर रोक लग गई, कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के आसपास हथियार लेकर इकट्ठा नहीं हो सकता या हथियार नहीं ला सकता। अगर कोई भी व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार की अवधि में कमी की गई। पहले क्या होता था कि नामांकन वापस लेने की तिथि और मतदान की तिथि में 20 दिन का गैप होता था, परंतु अब 14 दिन कर दिया गया है, मतलब चुनाव प्रचार की अवधि में भी कमी की गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 1996 के बाद चुनाव सुधार कि कौन कौन से चुनाव सुधार 1996 के बाद हुए हैं। फ्रेंड्स, 1997 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कई प्रकार के सुधार किए गए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होना चाहता है तो पहले उसे 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके पास। इसके अतिरिक्त अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक सुधार ये किया गया कि जमानत राशि को बढ़ा दिया गया।
जमानत राशि एक ऐसी राशि होती है जो कि उम्मीदवार चुनाव आयोग को जमा कराता है, और अगर उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो उसे वो राशि मिलती नहीं है। तो ऐसा सुधार इसलिए किया गया ताकि जो ऐरे गैरे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं किसी भी पद के लिए, उनको हटाया जा सके, उनको कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक सुधार ये किया गया कि चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाने का प्रावधान किया गया। ये व्यवस्था की गई कि किसी भी सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई और हो। इसके अतिरिक्त 1999 में चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की कि डाक मत पत्र के जरिए वोट डालने की व्यवस्था की। मतलब कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर अगर नहीं पहुंच सकता है तो वो डाक के जरिए वोट दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक चुनाव सुधार ये किया गया कि प्रॉक्सी के लिए वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई। ऐसा इसलिए किया गया कि जो सशस्त्र बल के लोग होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जिनकी ड्यूटी लगी रहती थी हर समय, जैसे कि चुनाव के समय ही कई लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, भाई उनके पास भी तो मताधिकार है, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रॉक्सी की व्यवस्था की गई कि वो लोग अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं वोट देने, परंतु इसकी सूचना उन्हें कई समय पहले ही मतदान केंद्र को देनी होती है। इसके साथ एक सुधार ये हुआ कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा जरूरी हो गई। मतलब चुनाव आयोग ने ये प्रावधान कर दिया कि जब भी उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे तो उन्हें अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताना होगा कि अभी तक उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके करीबियों के पास कितनी संपत्ति है, ये बताना भी आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त राज्यसभा चुनाव में बदलाव आया। इसमें क्या व्यवस्था थी, पहले 2003 से पहले ये व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार है तो उसे उस राज्य का, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी व्यक्ति राज्यसभा सीट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य था। परंतु अब 2003 के बाद के प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चाहे किसी भी राज्य का हो, जैसे कि अगर कोई तमिलनाडु का भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, अब ये प्रावधान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक सुधार ये हुआ कि यात्रा व्यय की छूट की गई। पहले क्या होता था कि यात्रा व्यय को भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाता था, परंतु 2003 के बाद ये प्रावधान किया गया कि यात्रा व्यय को चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद ही 2003 में ही एक और सुधार हुआ जिसमें मतदाता सूची आदि की निःशुल्क आपूर्ति की व्यवस्था की गई। मतलब चुनाव आयोग के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो उम्मीदवारों और वहाँ के लोगों को मतदाता सूची उपलब्ध करवाए, वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब कोई भी राजनीतिक दल 20,000 तक की राशि किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति से ले सकता है। अगर वो 20,000 से ज़्यादा लेता है तो इसकी सूचना उसे निर्वाचन आयोग को देनी होगी। मतलब 20,000 के अंडर में वो कितना भी पैसा राजनीतिक दल किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति से चंदे के रूप में स्वीकार कर सकते थे। एक अन्य सुधार ये किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन किया जाने लगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, उन पर एक समय निर्धारित कर दिया कि इतने इतने समय ही आप जो ये राजनीतिक दल हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं। जो आवंटन का आधार था वो ये था कि जो राजनीतिक दल जितना बड़ा होता है उसे उतना ज़्यादा समय प्रचार का मिलता है। इसके अतिरिक्त ईवीएम में ब्रेल लिपि, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, उसको शुरू किया। 2004 में आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार। फ्रेंड्स, ज़्यादातर चुनाव सुधार 2009 में ही बनाए गए थे, परंतु इनको लागू 2010 में किया गया था। इसमें पहला है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। एग्जिट पोल में क्या होता था कि जैसे कि मान लो किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो गए तो एक सर्वे किया जाता था कि वहाँ के लोगों ने किस पार्टी को ज़्यादातर वोट दिए हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ऐसा होने से होता ये था कि लोगों को पता चल जाता था कि ये वाली पार्टी तो जीत सकती है, तो दूसरी पार्टी को वोट देने से क्या फ़ायदा, इसीलिए लोग उसी पार्टी को वोट दे के आ जाते थे, जो कि एग्जिट पोल में जीत जाती थी। जैसे कि मान लीजिए एग्जिट पोल में अगर हमें बता दिया गया कि कांग्रेस के जीतने के चांस ज़्यादा हैं, तो हम यही सोचेंगे ना कि भाई हम फालतू में बीजेपी को क्यों वोट दें, भाई जो पार्टी हार रही है उसको वोट क्यों दें हम। तो ऐसा सोचकर कई लोग उसी पार्टी को वोट दे देते थे जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि एग्जिट पोल तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग इसकी अनुमति दें। मतलब जब मतदान पूरी तरीके से सभी क्षेत्रों में मतदान जब पूरी तरह से हो जाए उसके बाद एग्जिट पोल हो सकता है, उससे पहले एग्जिट पोल पर प्रतिबंध है।
ये जो हुआ था प्रावधान वो 2009 में हुआ था, परंतु इसे 2010 में लागू किया गया। अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा, इसमें ये निर्धारित किया गया अगर कोई व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य है तो उसका जल्द से जल्द उस केस का निपटारा किया जाए और जल्द से जल्द उसको एक तरह से अयोग्य ठहराया जाए। भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी, मतलब अगर कोई भी अधिकारी किसी उम्मीदवार की मदद करता है चुनाव जीतने में तो उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है। एक अन्य चुनाव सुधार ये हुआ कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा की जमानत की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई। लोकसभा की जमानत की राशि 10,000 से 25,000 तक कर दी गई। जमानत की राशि एक ऐसी राशि होती है जो कि निर्वाचन आयोग को जमा करानी होती है उम्मीदवारों को। इसके साथ ही एक अन्य सुधार ये हुआ कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कोई भी भारतीय व्यक्ति जो कि विदेश में रह रहा है वो अपने संसदीय क्षेत्र में आ सकता है और अपनी मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा सकता है। 2010 में ये प्रावधान किया गया। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा चुनाव सुधार तब हुआ जब मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन शुरू हुआ। मतलब मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति अपना नाम ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है। 2013 में ये प्रावधान शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग के द्वारा नोटा विकल्प शुरू किया गया। मतलब कि अगर आप मतदान के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक नोटा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो लास्ट में आपको नोटा का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपने किसी भी पार्टी को नहीं चुना है। इसके साथ ही एक चुनाव सुधार ये हुआ कि मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल की व्यवस्था की गई। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत नागरिक को विश्वास हो जाता है कि मैंने जिस पार्टी को मत दिया है, वोट दिया है, वो वोट उसी पार्टी को गया है। जैसे कि मान लीजिए आपने ईवीएम मशीन पर बीजेपी को वोट दिया तो आपको बाद में आपको डाउट होगा कि जो मैंने वोट दिया है बीजेपी को, क्या वो बीजेपी को ही दिया गया है। हो सकता है कि मशीन में गड़बड़ हो। इसके लिए वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई। ये एक ऐसी मशीन है जो कि आपको 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाती है कि आपने किस पार्टी को, किस व्यक्ति को अपना मत दिया है, और 7 सेकंड बाद ये गायब हो जाती है। तो इससे उम्मीदवार संतुष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था ये की गई कि जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कि अभी हिरासत में है, जो कि जेल में है, परंतु उसे अभी सजा नहीं हुई है, बस अभी उसका केस चल रहा है, तभी वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध दोषी सांसदों एवं विधायकों की तत्काल अयोग्यता प्रभावी की गई। मतलब ऐसा कोई भी सांसद या विधायक जिसके ऊपर आरोप लगा है जो कि अयोग्य है तो उसे उसकी सदस्यता से तत्काल यानी कि तुरंत हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2014 में केंद्र सरकार ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी। लोकसभा के लिए ये चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख तय की गई। हालांकि 70 लाख से ज़्यादा भी चुनाव खर्च करते हैं लोग। इसके अतिरिक्त 1 मई 2015 को ये सुधार किया गया कि ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फ़ोटो होगा। इसके साथ ही नगद दान की सीमा कम की गई। पहले 20,000 तय की गई थी। अगर हम 1996 के बाद जब हम पढ़ रहे थे तो ये न्यूनतम सीमा थी 20,000, परंतु अब नगद दान की जो सीमा थी वो कम कर दी गई 2017 के बजट में, और ये न्यूनतम कर दी गई 2,000 तक। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी 2,000 रुपये तक का दान प्राप्त कर सकती है। अगर वो इससे अधिक का दान प्राप्त करती है तो उसे चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त एक सुधार ये हुआ कि कॉरपोरेट अंशदानों पर कैप हटा दी गई। मतलब कोई भी कंपनी अपना कितना भी प्रॉफिट या कितना भी प्रॉफिट का परसेंट अब राजनीतिक दलों को प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त चुनावी बॉन्ड की शुरुआत हुई। चुनावी बॉन्ड का अर्थ यह है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को कैश में दान नहीं कर सकता है, कैश में फंडिंग नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी को 1 लाख रुपए अगर किसी भी पार्टी को दान करने हैं तो पहले उसे बैंक में जैसे कि एसबीआई बैंक से चुनावी बॉन्ड खरीदना होगा, एक कागज़ खरीदना होगा, और उस कागज़ को उस पार्टी को देना होगा जिसको वो देना चाहता है। चुनावी बॉन्ड में ये व्यवस्था होगी कि जिस व्यक्ति ने दान किया है उसका नाम नहीं दिखाया जाएगा, उसका नाम बताया नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त विदेशी वित्त पोषण यानी कि जो विदेशों से फंडिंग होती है उसकी अनुमति प्रदान की गई। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियों से या विदेशी व्यक्तियों से फंडिंग प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स, चुनाव से संबंधित सभी समितियां आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप इन समितियों को एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।